कराची की रात अपने तमाम तर हब्स और खामोशी के साथ आंगन में अथरी हुई थी। बिल्कुल रात के इस पुरस्कून पहर की मानंद रमशा एक मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई अपने डीसिक पर किताबों में गुम थी। शीशे की खिड़की से चांदी छिटकती रोशनी इसके बराउन फरीम के चश्मे से मुनाकिस होकर कमरे में फैल रही थी। रमशा की तौजा का मरकज़ सिर्फ वह सतूर थीं जो उसकी दरसी किताब के सफ़े पर दर्ज थीं। इसके घने स्याही बाल ढीली चोटी में कमर तक झूल रहे थे और इसके चेहरे पर मुताले की गहरी यकसुई छाई हुई थी। ये यकसुई कई बरसों की मेहनत और अंदरूनी कर्ब को सहने का नतीजा थी। तालीम इसके लिए महज डिग्री नहीं बल्कि इस कैद खाने से निकलने का वाहिद रास्ता था जिसे वो और इसकी माँ घर कहती थीं। अचानक कंबल के नीचे से एक लंबी आ निकली और इस की जड़वां बहन फायजा ने चेहरा बाहर निकाला। फायजा की आंखों में नींद की सरमिस्ती और चेहरे पर लाड की अल्तजा थी। बस कर दो ना रमशा, कब तक पढ़ोगी? प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो, हमें सुबह एक ज़रूरी फंक्शन पर भी जाना है। फायजा ने इल्तजा आमेज़ लहजे में कहा, जैसे ये कोई नाकाबिले इनकार फरमाइश हो। फायजा की दुनिया मोहब्बत, ख्वाबों और ड्रामों के खूबसूरत मगर गैर हकीकी पलाटों के गर्द घूमती थी। रमशा ने गहरा सांस लिया और बगैर चेहरा उठाए सख्ती से जवाब दिया, चुप हो जाओ फायजा, और हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना है। और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो जाओ और अबू के कमरे में जाकर सो जाओ। मुझे कल के टेस्ट की तैयारी मुकम्मल करनी है। रमशा ने यह कहकर किताब का सफ़ा पलटा। इसकी आवाज़ में एक ऐसा तनाव था जो फायजा की नरम गुफ्तगू की ज़द था। फायजा बिस्तर पर उठ बैठी। इसकी आंखों में एक नई ज़िद जागी। ऐसा क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? वो मेरी नहीं, हमारी दोस्त का फंक्शन है और तुम लाजमी चलो गे, वरना मैं भी नहीं जा रही। फायजा ने चेहरा बसूरते हुए कहा। इसकी ये अदाकारी कामयाब ड्रामों से मुस्तार ली गई थी। नमीशा ने आखिरकार चश्मा उतारा और उसे गुस्से से देखा। ठीक है, तुम अपनी ये बचगाने अदाकारी बंद करो और फौरन सो जाओ। मेरी जिंदगी में इस वक्त सिर्फ पढ़ाई है। रमशा ने इसे टालने की भरपूर कोशिश की मगर फायजा तो हार मानने वाली नहीं थी। वो फौरन ड्रामाई अंदाज में सीने पर हाथ रखकर बोली, ठीक है, तुम पेपर की तैयारी करो और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बहन भी थी। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई। मैं दुनिया से, तुम्हारी जिंदगी से और इस घर से रुखसत हो गई। उसने आंखें मूंद कर अदाकारी के जौहर दिखाए तो रमशा ने झंझलाकर इसके सिर पर हल्की सी छुपत लगाई। ड्रामे कम देखा करो, ड्रामा क्वीन। अच्छा, अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो मैं चल लेती हूँ। रमशा ने हथियार डाल दिए लेकिन फायजा को खुशी से उछलता देखकर फौरन एक शर्त आयद की। रमशा ने शहादत की अंगली उठाई। हम सिर्फ 1 घंटा वहाँ बैठेंगे क्योंकि मुझे वापस आकर अपनी पढ़ाई का आधा हिस्सा भी मुकम्मल करना है। रमशा की शर्त सुनकर फायजा की आंखें चमक उठीं। दिन हो गया, बस खाना खाए बगैर वापस नहीं आएंगे। फायजा ने फौरन बस्तर पर लेटते हुए कहा। और मैं जा किस लिए रही हूँ? रमशा ने मानी खीजी से मुस्कुराकर पूछा। फायजा भी खुलखलाकर हंसी। यानी तुम मुफ्त माल लौटने जा रही हो। वैसे क्या पता, मुफ्तखोरी के साथ तुम्हें सच्चा प्यार भी वहीं मिल जाए। सोचो ना, अगर तुम्हारा दोपटा किसी हीरो की कीमती घड़ी में अटक जाए, वो स्लो मोशन में पलटकर तुम्हें देखे और तुम्हारी आंखों मैं देखता ही रह जाए और साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाए। फायजा ने ख्वाबों की दुनिया में खोते हुए मुस्कुराया। रमशा ने किताब उसके सिर पर मारी और फिर मैं एक जोरदार मसालेदार थप्पड़ इस हीरो के चेहरा पर मारूं और जमीन खोद कर इसे वहीं दफन कर दूं। न रहेगा हीरो, न बजे गा बैकग्राउंड म्यूजिक। रमशा ने किताबें समेटकर खुद भी क्रोट ली। फायजा जी भरकर बेदमजा हुई। हद है यार, तुमने सारा मज़ा ही खराब कर दिया। शेख चली, बनना बंद करो और सो जाओ। रमशा ने करौट लेते हुए उसे हुक्म दिया तो फायजा चेहरा बसूरती मगलूब होकर आंखें बंद कर गई। अगली सुबह सूरज की शुआएं अभी पूरी तरह फैली भी न थीं
कि उनकी माँ खदीजा बेगम थकी हुई मगर प्रेजम हालत में कमरे में दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर मुसलसल जहनी दबाव की लकीरें गहरी हो चुकी थीं और उनकी आंखों में हर रोज एक नई रात की थिकन नजर आती थी। उठ जाओ लड़कियों, 10 बज गए हैं और तुम दोनों अभी तक बेखबर सो रही हो। उन्होंने जबरदस्ती उनके ऊपर से कंबल खींचते हुए आवाज लगाई। रमशा ने एक आंख खोली और वाल कलाक पर नजर डाली। एमी, 9 बज रहे हैं यार, थोड़ी देर और सुने दें, बहुत नींद आ रही है। इसने जमाई रोकते हुए किरोट बदली। खदीजा बेगम ने फौरन अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का रोलंगपन बेलन इसके बाजू पर दे मारा। उठ जाओ वरना इतनी पटाई करूंगी कि मेकअप करके भी अपने जख्म नहीं छिपा पाओगी। और तुम, उन्होंने अब अपनी तौपों का रुख फायजा की तरफ कर दिया, जो किसी खूबसूरत ख्वाब में खोई मुस्कुरा रही थी और साथ में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अब तो मोहब्बत का इजहार कर दो, वरना। इसकी बड़बड़ाहट अभी जारी थी कि खदीजा बेगम ने जौता उतारा और गुस्से से उसकी तरफ फेंका। ला हौल वला कुवा ला बल्ला, गंदी बेशर्म, या अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद पैदा करने पर मुआफ कर दे। फायजा की बात पर वो सदमे से बोलें। जौता लगने पर फायजा हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ अम्मी, कौन फौत हो गया है? माँ की हालत देखकर इसे यही शक गुजरा था। रमशा चेहरा पर हाथ रखे हंसी जब्त करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी शर्म फूत हो गई है और उसका जनाजा तो तुम्हारे अबू ही पढ़ाएंगे। उठो, चलो किचन में मेरी मदद कराओ। खदीजा बेगम ने फायजा को झड़कते हुए कहा। और रमशा, तुम तो समझदार हो, तुम ही उसे कुछ समझाया करो, हर वक्त बस ड्रामों में घुसी रहती है ये। खदीजा बेगम ने रमशा की तरफ देखा। रमशा ताबेदारी से खड़ी हुई और हाथ बांध लिए। जी अम्मी, मैं उसे समझा दूंगी, मासूमियत से कहते हुए इसने अपने नंबर बढ़ाने चाहे, मगर माँ ने उसे देखा। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, नाफिरमान औलाद। वह उसकी कोशिश पर पानी फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। तो फायजा का जोरदार कहकहा गूंजा। बहुत अच्छी इज्जत अफजाई हुई है। शिट आप, और किचन में दफ़ हो जाओ, वरना आज अबू तुम्हारी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। उसे धमकी देते हुए रमशा बाथरूम में जाने लगी, मगर फायजा ने फौरन दौड़ लगाई और बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत मनहूस हो, रमशा ने गुस्से से कहा और शादी में जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। दिन के 12 बजे वो तैयार होकर तकरीब की जगह पहुंच चुकी थीं। रमशा ने ऑफ वाइट लॉन्ग फराक ज़ीब तन किया था, बाल कमर पर खल्ले छोड़ दिए थे, हल्का मेकअप और चेहरे पर एक मतांत भरी मुस्कुराहट लिए वो हाल में दाखिल हुई तो 2 प्रतिश निगाहों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। वो रायान था, 27 साल का वजीहा पुर एतिमादु शख्सियत का मालिक, जिसका रौब इसके चेहरे से ही झलकता था। वो स्याह कुर्ते पाजामे में मलबूस अपने बालों में इंगलियां फेरते हुए रमशा को देखकर वहीं मंजमद हो गया था। वो मुस्कुराती हुई बेदिहानी में हाथ हिलाकर बातें करती लड़की इसे बहुत हुसैन लगी थी। क्या हुआ मिस्टर, किसको इतने गौर से देख रहे हो? इसके दोस्त काशिफ ने शरारत से उसके कुंधे पर हाथ रखा तो रायान होश में आया। नहीं, किसी को नहीं, मैं तुम्हारी तरह फलर्ट थोड़ी हूँ जो लड़कियों को घूरूंगा। अपनी हरकत छिपाते हुए उसने नजरें फेरकर काशिफ को देखा। वही तो मिस्टर रायान, किसी लड़की को न देखने वाला आज इस लड़की को देखकर सहमा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। काशिफ ने उसे छीड़ा तो रायान ने एक मका इसकी कमर पर रसीद किया। शर्म कर लो, और मैं किसी को नहीं घूर रहा। वैसे तुम तो दौलह के भाई हो, कुछ तो अपनी अमेज का ख्याल रखो और ये बिखरे बाल ठीक कर लो। इसने बात बदलने के लिए काशिफ के बालों को मौजू बहस बनाया। वैसे अगर तुम इस लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, मैं उसे जानता हूँ। काशिफ ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए मजीद छेड़ा तो रायान की आंखों में गुस्सा उतरा। क्या मजाक है यार, तुम क्यों बार बार एक ही बात किए जा रहे हो? वो लड़की किसी की बहन है, कुछ तो शर्म कर लो। कितनी बार समझाया है कि लड़कियों के बारे में इस तरह लापरवाही से गुफ्तगू मत किया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। यकदम गुस्सा होने पर काशिफ भी परेशान हो गया। रिलैक्स यार, मैं बस मजाक कर रहा था।
तुम उसे देख रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम उसके बारे में जानना चाहोगे। काशिफ ने माफ़ी मांगी। अगर मुझे इसके बारे में जानना हुआ तो मैं इससे खुद जाकर पूछ लूँगा। और अब जाओ, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, फिर मैं भी आता हूँ। इसे स्टेज पर जाने का कहकर वो खुद हाल से निकल गया, जबकि काशिफ थौक निगलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा। यार, उन्होंने कितनी प्यारी अरेंजमेंट्स की हैं। ये लाइट्स तो देखो। अफ, तुम्हारी शादी भी हम इसी हाल में करेंगे। सहेली से मिलने के बाद करीबी मेज पर बैठते हुए फायजा ने छत से लटकते झम्मरों पर नजर डालते हुए कहा तो रमशा ने उसे घूरी से नवाजा। इतनी फजूल खर्ची से बेहतर है कि मैं कोर्ट मेज ही कर लूं। हद है, कैसे कर लेते हैं लोग इतनी फजूल खर्ची। रमशा को सोचकर ही परेशानी हो रही थी। हाय सच्चे, तुम्हें पता है इस ड्रामे में भी ना हीरो हीरोइन ने कोर्ट मैरिज की थी और फिर वो दोनों घूमने के लिए मरी चले गए, मगर वहां जाकर पता चला कि हीरो को तो कैंसर है। हाय, अगर तुम्हारे दौले को भी कैंसर निकला तो। फाइजा ने दुख से उसे देखा, जबकि रमशा ने अपना सिर पकड़ लिया था। ऑफ, चुप हो जाओ और यहाँ क्यों बैठी हो? जाके अपनी दोस्त के पास बैठो। मैं मोबाइल में नोटिस की बॉक्स बनाकर लाई थी, वो पढ़ने लगी हूँ। इसने फायजा से जान छुड़ाने के लिए प्रेस से मोबाइल निकाला तो फायजा चेहरा बनाते हुए उठी और अपनी फराक स्नेभालते स्टेज की तरफ चली गई, जबकि रमशा नोटिस पढ़ने में मसरूफ हो गई थी। अगर पढ़ाई ही करनी थी तो शादी पर आने की क्या ज़रूरत थी? अगर पढ़ाई ही करनी थी तो शादी पर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी उसे पढ़ते 10 मिनट ही गुजरे थे कि उसे अपने औक़ब से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। उसने बेइख्तियार पलटकर इस शख्स को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आप कौन? इस अनजान आदमी को यूं सिर पर खड़ा देखकर रमशा ने सवाल किया। लोग मुझे मिस्टर सड़ील के नाम से जानते हैं, लेकिन आप मुझे रायान कहकर पुकार सकती हैं। वो कॉल सुनने के बाद दिल के हाथों मजबूर होकर रमशा से बात करने चला आया था। रमशा ने गुस्से से माथे पर बल डाले। और मैं आपको क्यों पुकारूंगी? गुस्सा बरकरार था, क्योंकि मैं आपकी बहन की दोस्त के दौल्हे के छोटे भाई के दोस्त का बड़ा भाई हूँ, तो इस हिसाब से हम रिश्तेदार हुए और रिश्तेदारी में एक दूसरे को पुकारने की ज़रूरत पेश आती रहती है। रायान ने मज़े से रमशा के साथ अपनी रिश्तेदारी बनाई, जबकि रमशा पूरी आंखें खोले इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। आप पागल तो नहीं हैं? और जाएं यहाँ से, वरना मैं आपकी शिकायत अपने भाइयों से कर दूंगी, इसने धमकी के अंदाज में कहा। लेकिन रायान इसकी बात पर कान धरने की बजाय इसके सामने बैठ गया। अच्छा, वैसे कितने भाई हैं आपके? उसे वो लड़की बहुत दिलचस्प लगी थी। 12। हाँ, पूरे 12 भाई हैं मेरे। वो सब बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए अगर आपने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं अपने भाइयों को शिकायत लगा दूंगी। खुद से कहानी बनाते हुए रमशा ने उसे डराना चाहा तो वो मुस्कुरा दिया। नाम क्या है भाइयों के? रायान ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसे मुश्किल में डाला तो वो सुन हो गई। क्या हुआ मिस, आपको अपने भाइयों के नाम नहीं आते क्या? जब उसे ये महसूस हुआ तो रमशा ने अपने शिशक होंठों पर जबान फेरी। आते हैं ना, फेरूज, दानिश, तैमूर, शारिक, सलमान, आमिर, उमर, इकमल। और वो अटकी तो रायान ने एक जोरदार कहका लगाया। और शाहिद आफरीदी भी यकीनन आपके भाई होंगे। उसने रमशा की मासूमियत पर जी भर कर उसका मजाक उड़ाया। रमशा अपना झोट छिपाते हुए गुस्से से खड़ी हुई। हाँ, तो हैं वो मेरे भाई। आपको क्या तकलीफ है? और आप होते कौन हैं मुझसे तफ्तीश करने वाले? ऐसा करती हूँ कि मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। वो अपना परस उठाते गुस्से से जाने लगी, मगर तेजी से उठने के बाद इसके जूते की हील टूट गई। ऑफ! वो लड़खड़ाकर वापस कुर्सी पर बैठ गई और शर्मिंदगी से सर्क हो गई। अच्छा रिलैक्स, मैं रायान हूँ, पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ और आप मुझे अच्छी लगी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। उसे रंजीदा देखकर रायान ने संजीदगी अख्तियार की।
रूहों के ताल्लुक का तो नहीं पता, लेकिन अगर अभी आप यहाँ से नहीं गए तो मैं बदरूह बनकर कब्र तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसे घूरते हुए रमशा ने धमकी दी तो उसने सिर को खफीफ सी हरकत दी। आपकी सैंडल ठीक कर दूं? नहीं, आप बस मेरा पीछा छोड़ दें, वरना मैं सच कह रही हूँ, अपने भाइयों को बुला लूंगी। रमशा ने उसकी आफर ठिकराते गुस्से से कहा तो वो खड़ा हो गया। ओके बदरू, फिर मिलते हैं, वो कहकर स्टेज की तरफ चला गया, जबकि रमशा दानत पैसते इसे जाता हुआ देखती रही। बदतमीज जाहल। यार रमशा, आकर तस्वीर बनवा भी लो। कब से मैं तुम्हें स्टेज से इशारे कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ देर इसे इशारे करने के बाद फायजा उठकर खुद उसके पास आई तो रमशा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। हाथ के साथ साथ आंखों का भी इस्तेमाल कर लेती तो मेरा इशारा भी तुम्हें नजर आ जाता। ये देखो, मेरा जूता टूट गया है, अब कैसे स्टेज पर जाऊं? पर वैसे भी यार, अब बस करो, घर चलते हैं, बहुत तमाशा हो गया। एकदम दिल खराब होने पर वो हर चीज से अकता गई तो फायजा ने कमर पर हाथ बांधे। किस खुशी में, अभी तो रसूमात शुरू हुई हैं और अभी खाना भी नहीं खिला। उसे सदमा लगा। अच्छा, 1 मिनट इधर बैठो, वो आदमी तुम्हें नजर आ रहा है। इसे पकड़कर पास बैठाते हुए रमशा ने रायान की तरफ इशारा किया, जो स्टेज पर खड़ा दौले से गप लगा रहा था। हाँ, ये रायान भाई हैं, जवीरिया ने अभी तारुफ कराया है। ये इसके भाई के दोस्त हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? फायजा ने नासमझी से उसे मालूमात देते हुए पूछा। अभी कुछ देर पहले ये यहाँ बैठकर मुझसे फरी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी अच्छी खासी सुना दें। अपना कारनामा बताते उसने फर्जी कालर झाड़े तो फायजा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या सुनाई तुमने? और यार, इंसान थोड़ा सा तो लिहाज रखता है। फायजा ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। मैं क्यों लिहाज रखूं? और तुम जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। इदासी से अपने टूटे जौते को देखते उसने मेज पर कहनियाँ टिकाएं। यार चलो, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ, स्टेज तक ही तो जाना है। उसके बगैर बोर होते फायजा ने उसे जबरदस्ती चलने का कहा, मगर वह वहीं बैठी रही। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा और मैं अबू को फ़ोन करती हूँ कि हमें गाड़ी में ले जाएं। अब इस टूटी सैंडल के साथ में रक्षों में ख्वार नहीं हो सकती। इसने कहते हुए फ़ोन उठाया तो फायजा इसे इसके हाल पर छोड़ते दोबारा स्टेज की तरफ बढ़ गई। शादी की रसूमातिन और खाना खाने के बाद वो जावेद साहब के इंतज़ार में हाल से बाहर सड़क पर खड़ी थीं। शाम फैल रही थी और अंधेरा आसमान को अपनी लपेट में लेकर चांद और सितारों की आगोश का इंतजाम कर रहा था। सारे मेहमान जा चुके थे, मगर जावेद साहब का कुछ उता पता नहीं था। मुझे लगता है कि अम्मी ने हमारी शिकायत अबू से कर दी है और वो बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए हमें लेने नहीं आए। फायजा ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया तो रमशा ने उसे घूरा। दिमाग ठीक है, वे हमारे अबू हैं, इतनी सी बात पर हमें इग्नोर नहीं कर सकते, उसने कहा तो फायजा तंजिया मुस्कुराई। इतनी सी बात पर ही तो वो हाथ उठा लेते हैं। रमशा, तुम पिछली मार भूल गईं। इसने पिछले हफ्ते का वाकया याद कराया तो रमशा ने तकलीफ से उसे देखा। चुप हो जाओ और आइंदा ऐसी बात मत करना। वो हमारे बाप हैं और हमारी गलतियों पर हम पर सख्ती करने का हक रखते हैं। इसने अपनी महरूमी छिपाने के लिए चेहरा मोड़ते हुए कहा तो फायजा हंसी, हाँ भाई, अबू हैं वो हमारे, हमें मारने का हक रखते हैं। खैर चलो, कोई रक्षा या टैक्सी पकड़ते हैं, वरना रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, फायजा ने कहा तो वो दोनों फुटपाथ पर चलने लगे। यार, कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही और अबू भी फोन नहीं उठा रहे। कुछ देर चलने के बाद रमशा को सही मानों में फिक्र हुई और ये पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही है। पीछे मत मरना, बस अपने ध्यान से चलो। उन्हें सड़क पर टायर घिसेटने की आवाज आई तो फाइजा ने तेजी से चलते हुए रमशा को भी नसीहत की, कहीं ये कोई डाकू ना हो। रमशा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कदमों में रफ्तार पैदा के आजकल के डाकू बहुत एडवांस हो गए हैं।
अब वो बाइक पर नहीं बल्कि गाड़ी पर आते हैं ताकि उनका रोब बना रहे। फायजा ने उसे हिस्से मालूमात दें, मगर इनके कदमों की रफ्तार गाड़ी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकी थी। तभी वो गाड़ी उनके पास आकर रखी। शीशा नीचे करते रायान ने इन दोनों को देखा जो सामने चेहरा किए खड़ी थीं। देखो डाकू भाई, हमसे कुछ मत लो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं और हमारा सौतीला बाप हम पर इतना जुल्म करता है। वो हमें बिल्कुल पैसे नहीं देता, बल्कि हमें खुद पैसे कमाने पड़ते हैं। लेकिन भाई, आजकल महंगाई भी तो बहुत हो गई है ना, तो हम दोनों जो भी कमाती हैं वो सब सिर्फ 2 वक्त की रोटी में खर्च हो जाता है। देखो भाई, हमें जाने दो, हम सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दुआ करें गे। फायजा ने हाथ ऊपर किए, लरुसते हुए लहजे में उसकी मंद की, जबकि वह धीमी मुस्कुराहट लिए इन दोनों को देख रहा था जो उसकी तरफ कमर किए ढरे सहमी खड़ी थीं। हाँ भाई, और ये कपड़े भी हमारे नहीं हैं, हमने किसी से मांग कर पहने हैं, और ये ज्वेलरी भी किसी और की है, इसलिए हमें जाने दो। रमशा ने भी उल्तजा की, तो रायान का कहका फजा में गूंजा। दास के यूं हंसने पर दोनों ने बेइख्तियार पलटकर उसे देखा। तुम? रमशा को झटका लगा। रायान भाई आप? फायजा का भी चेहरा खिला। मुझे लगा था कि सिर्फ आपका जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, मगर अब समझ आई कि यह तो आपका खानदानी मसला है। बराह रास्त रमशा से मुखातब होते रायान ने उन दोनों का मजाक उड़ाया, तो रमशा गुस्से से बोली, तो ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? आप तेज भी तो चला सकते थे, पर वैसे भी अगर हमारी जगह आप होते तो आप भी डर जाते। रमशा ने उसे आईना दिखाया, जबकि वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अगर मैं आपकी जगह होता तो जहर खाकर खुदकशी कर लेता, ताकि धरती से बेवकूफ़ लोगों का बोझ कम हो। बहुत आसानी से उसने रमशा की बेइज्जती की, तो वो दानत पेश कर रह गई। आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं? खुद अपनी शक्ल देखी है आईने में, बेवकूफ़ों के सरदार लगते हैं। रमशा ने हिसाब बराबर किया, तो रायान ने चेहरा झुकाते हुए हंसी दबाई। तो इस तरह मैं आपका सरदार हुआ, राइट? नजरें उस पर गाड़ते रायान ने पूछा, तो रमशा खामोश हो गई। सूरी भाई, वो हमें पता नहीं था कि आप हैं। आप प्लीज़ हमें घर तक छोड़ देंगे? असल में हमारे अबू हमें लेने नहीं आए, और टैक्सी या रक्षा भी नहीं मिल रहा। फायजा ने आगे बढ़ते हुए बात संभालनी चाही, तो रायान गाड़ी से इतरा और मुस्कुरा कर पछला दरवाज़ा खोला। चलो ना रमशा, रात हो रही है। फायजा अंदर बैठने लगी, मगर फिर रमशा को वहीं जमा देख कर इसने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ घसीटा। बैठ जाएं, मैं बंदे नहीं खाता। इसके रवैये पर रायान ने उसे तसल्ली दी, तो वो न चाहते हुए भी गाड़ी में बैठ गई। से आप क्या करती हैं? गाड़ी अपने सफ़र पर रवां दवां थी, जब रायान ने शीशे से रमशा को देखते हुए सवाल किया। छिछोरे इंसानों का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वो जो सीने पर हाथ बांधे सेट से टेक लगाए बैठी थी, जल भन कर बोली, तो फायजा ने उसे कहनी मारी, ये BS इंग्लिश कर रही है। फायजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रायान ने दिलचस्पी से रमशा को देखा जो खिड़की से बाहर के मनाजिर देख रही थी। फिर तो मुझे इनसे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। क्यों मिस रमशा? उसने दोबारा उसे पुकारा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। रमशा का गुस्सा बरकरार था। फायजा शर्मिंदा सी रायान को देखती रही। उसका सैंडल टूट गया है, इसलिए तपी हुई है। उसने ख्वाह मख्वाह की वजाहत की, तो रायान समझकर सिर हिला गया। आधे घंटे बाद वो घर पहुंच चुके थे। रायान तो उनके गाड़ी से निकलने के बाद फौरन चला गया। क्या ज़रूरत थी इतनी बदतमीजी करने की? एक तो उसने लिफ्ट दी, ऊपर से तुम उसे नुखरे दिखा रही थीं। बजाते हुए फायजा ने इसके बाजू पर थप्पड़ मारा, तो उसने भी जवाबी थप्पड़ रसीद किया। चुप रहो, पूरे 2 मिनट मुझ से छोटी हो, इसलिए तुम इन लड़कों को नहीं जानती। ज़माना बहुत ख़राब है, दुनिया देखी है मैंने। अपनी आदत के मुताबिक शेखियाँ बिगाड़ते रमशा ने बर्तरी जताई, तो फायजा हंसी। मुझसे 2 मिनट पहले पैदा होकर तुमने दुनिया देख ली। वाह भाई, बड़ी फास्ट सरूस है। इसे रमशा की बात ने लुत्फ दिया था। तभी दरवाज़ा खला और जावेद साहब ने उनका इस्तकबाल किया। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? वक्त देखा है, ये शरीफ लड़कियों के घर आने का वक्त है क्या? अबू उन्हें देखते ही किसी से धाड़े, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आपको कॉल करके बुलाया था, लेकिन आप आए ही नहीं।
रमशा ने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहा, तो इनके माथे पर पड़ी शक्नों में इजाफा हुआ। मुझे दफ्तर में बहुत काम होते हैं, तुम लोगों की तरह फारिग नहीं हूँ जो एक काल पर दौड़ता चला आऊं, और जब तुम दोनों जा कूद सकती हो तो वापसी पर क्या मसला था, ड्रामे करवा लो बस। वो पूरी कुव्वत से चलाए तो खदीजा बेगम ने किचन से निकलते सहन में कदम रखा। बस कर दें सुल्तान साहब, बच्चियां हैं। उनके लहजे में थिकन और इल्तजा थी। जावेद साहब को गवया एक नया मौजू मिल गया। उन्हें बच्चियों को यतीम समझकर कई सालों से पाल रहा हूँ, लेकिन उन्हें कोई एहसास ही नहीं है। काश तुमसे शादी के वक्त मैंने इन्हें साथ लाने की इजाज़त न दी होती, तो आज ये दोनों मेरे सिर पर सवार न होते। वो बोल रहे थे और फायजा की आंखों में आंसू चमकने लगे। रमशा ने उसका बाजू पकड़ते आंख के इशारे से तसल्ली दी। पहली बात तो ये है कि ये मेरे मरहूम वालिद का घर है जिसमें आप कब्जा किए बैठे हैं, और दूसरी बात ये कि मेरी अम्मी से शादी आपने अपनी मर्जी से की थी, इसलिए अब इन्हें ताने मत दें। माँ और बहन को परेशान देखकर रमशा ने जावेद साहब से इन्हीं के अंदाज में बात की। देख रही हो अपनी बेटी की तरबियत, ये तरबियत की है तुमने। वो आग बिगुला होते खदीजा बेगम पर बरसे। उन्होंने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की है। दुख तो इस बात का है कि एक माँ तो अपनी औलाद की तरबियत कर सकती है, मगर एक बीवी अपने शौहर की तरबियत कभी नहीं कर सकती। चलो फायजा, ये तो रोज़ के ही तमाशे हैं। ये सोचे बगैर कि उसकी ज़बान दराजी का खिमियाजा इसकी माँ को भुगतना पड़ेगा। वो फायजा का हाथ पकड़े कमरे में चली गई। इस रात इन्हें अपनी माँ के कमरे से मार पैट और चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी, और वो दोनों बेबसी से दरवाजे पर खड़ी रोती रहीं। सुबह बहुत हब्स ज़िदे थी, जैसे रात की तारीकी ने खौफ और गम को अपने अंदर समू लिया हो। खदीजा बेगम मामूल के मुताबिक नाश्ता बनाकर इन्हें जगाने आई थीं। उनके चेहरे पर, गालों पर, बाजुओं पर मारपीट के निशान थे, मगर इनके रवैये से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या महसूस कर रही हैं। रोज़ की तरह इन्हें डांटते हुए वो जगा रही थीं, और रमशा ने अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते उन्हें बेड पर बैठाया। खिला क्यों नहीं ले लेती उम्मी? आंसू उसके गालों से बह रहे थे, और वो खामोशी से इनके जख्मों पर मुरहम रख रही थी। जब फायजा ने सवाल किया, फजूल बातें मत करो और मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो उठ, शाबाश, जल्दी से नाश्ते पर पहुंचो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसे टालते वो खड़ी हुए और कमरे से निकल गईं, जबकि रमशा और फायजा ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। नाश्ता करने के बाद रमशा यूनिवर्सिटी पहुंची तो एक नया सदमा उसका मुंतजर था। वो जमात की आखिरी कुर्सी पर बैठी किताबें निकाल रही थी जब इसकी सहेली इसके साथ बैठी। तुम्हें पता है, सिर इब्राहिम का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी जगह उनका भतीजा कुछ दिन हमारी क्लास लेगा। इकरा ने इतला दी तो उसका चेहरा हैरत से खुला। क्या हुआ सिर को? वो ठीक तो है ना? अपने पसंदीदा उस्ताद के हादसे का सुनकर इसे वाकई दुख हुआ था। हाँ, बस टैंक की हड्डी टूट गई है और सिर पर भी चोटें आई हैं, मगर इसामा उनके घर गया था, वो ठीक हैं। इकरा ने क्लास के सियार का नाम लिया। रमशा ने गहरा सांस हुआ में खारिज किया। तो आज उनका भतीजा क्लास लेगा। यार, वैसे सिर इब्राहिम के बगैर क्लास का मज़ा किया आना है। उसे अफसरदगी होने लगी, मगर अगले ही लम्हे जब किसी ने क्लास में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में सलाम किया तो उससे हैरत का शदीद झटका लगा। वो रायान था जो किताबें डेस्क पर रखते क्लास से अपना तारुफ करा रहा था। रमशा ने एकदम किताब अपने चेहरा के आगे रखकर चेहरा छिपाने की कोशिश की। हाय अल्लाह, ये यहाँ भी आ गया है। अगर उसने सारी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दी तो? पिछले दिन का वाकया याद आने पर उसे डर लगा, मगर रायान को उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। वो पूरी तौजा से लेक्चर दे रहा था, मगर फिर क्लास के आखिर में एक लड़की को किताब से चेहरा छिपाए देखकर वो इसे पुकारने पर मजबूर हुआ। किताब पढ़ने के लिए होती है, चेहरा छिपाने के लिए नहीं। रायान ने उससे मुखातब होते कहा, तो जहां उसने एकदम किताब नीचे की, वहीं पूरी क्लास ने गर्दन मोड़कर इसे देखा, जबकि रायान उसे देखकर हैरानो शादर था। कुछ पल उसके झुके चेहरे को देखते वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और दोबारा पढ़ाने में मशगूल हो गया।
इस सारे वक्त में रमशा कंखियों से इसे बार बार देखती और इससे नजरें मिलने पर दोबारा नजरें झुका लेती। आपके साथ मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्लास खत्म होने के बाद रायान के पीछे जाते उसने सवाल किया तो वो मुस्कुराया। आप कोई हूर परी नहीं हैं जो मैं आपके पीछे आऊंगा। और सच कहूं तो अगर मुझे पता होता कि आप जैसी महान शख्सियत यहाँ पढ़ती है तो मैं यहाँ आने की जर्रात कभी नहीं करता। उसकी आंखों में देखते रायान जी भरकर इसका मजाक उड़ा रहा था। देखें सर, हमारी कल जो भी बात हुई आप इसके बारे में क्लास में बात मत करिएगा। यहाँ सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा मजाक उड़ाए या मुझ पर हंसे। इस बार जवाबी कार्रवाई करने की बजाय इसने संजीदगी से दरख्वास्त की तो रायान ने सीने पर हाथ बांधे। आपको मैं इतना कम ज़र्फ लगता हूँ? हद है। रमशा के रवैये पर इसे जैसे दुख हुआ था। नहीं, लेकिन मैंने कल आपसे झूठ बोला था। मेरा कोई भाई नहीं है और गाड़ी में भी आपसे बदतमीजी की। आप इसका बदला मेरे टेस्ट के मार्क्स काट कर मत लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी चेहरा फट हूँ, लेकिन मैं दिल की बरी नहीं हूँ। संजीदगी अब भी बरकरार थी। रायान ने सिर हिलाया। ठीक है, नहीं काटूंगा। और मुझे इन इंसानों की पहचान है, इसीलिए मैं कल पूरा मजमा छोड़कर आपके पास आया था। इसलिए बेफिक्र होकर पढ़ाई पर ध्यान दें। वो कहकर स्टाफ रूम की तरफ चला गया, जबकि रमशा फ़ोन करके फायजा को सारी बात बताने लगी। ये सब क्या है मोम? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी सालगिरह पर तहाइफ मत लाया करें। फिर आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? घर में दाखिल होते ही रायान की नज़र गिराज में खड़ी चमकती नई गाड़ी पर पड़ी तो वो तेज़ी से लाउंज में आया जहां इसकी माँ आयशा बेगम ने तहाइफ की भरमार कर रखी थी। तुम एक माँ को इसकी औलाद की खुशी सेलिब्रेट करने से नहीं रोक सकते। और गाड़ी पसंद आई या नहीं? अगर नहीं पसंद तो मैं तब्दील करा सकती हूँ। आयशा बेगम ने उसके करीब आते उससे प्यार करना चाहा तो वो उनसे चंद कदम दौर हटा। मेरे सामने ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ये खैरात उठाएं और मेरे घर से निकल जाएं, वरना मैं अपना लिहाज खो दूंगा। गुस्से से धाड़ते उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर आयशा बेगम वहीं खड़ी उसे देखती रहीं। अपनी माँ के साथ सालगिरह का केक नहीं काटोगे? नहीं, क्योंकि मुझे दिखावे के रिश्तों की ज़रूरत नहीं। और ये मुमता आपको सिर्फ मेरी सालगिरह पर ही क्यों याद आती है, जब मुझे छोड़कर आप इस अमीर बिजनेसमैन से शादी कर रही थीं? तब आपको मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? देखें मोम, मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है और आप हर साल ये तहाइफ लेकर मुझ पर एहसान करने मत आया करें। मेरे जहनी सुकून का थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। वो तकलीफ से कहते सोफे पर बैठ गया। वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन इस वजह से तुम मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, रायान। आयशा बेगम ने उसके साथ बैठते अपनायत से कहा तो वो तमस्खराना हंसा। मोहब्बत? अच्छा, अगर आपको मुझसे इतनी ही मोहब्बत है तो रमशा के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं, वरना मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत करिएगा। अपनी शर्त सामने रखते रायान ने इनके चेहरे के तासरात देखे, जो हर साल इसकी सालगिरह पर किसी नई लड़की का प्रपोजल लेकर आती थीं। कौन रमशा? बेटा, मैं तो तुमसे यहाँ नताशा के लिए बात करने आई थी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। आयशा बेगम ने कहा तो वो सीधा हुआ। शादी तो मैं रमशा से ही करूँगा, और अगर आप वहाँ रिश्ता न लेकर गए तो मैं खुद चला जाऊँगा। बेनियाजी से कहते वो उठा तो आयशा बेगम ने ना चाहते हुए भी उसे रोका। कहाँ रहती है और फैमिली कैसी है उसकी, ये आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कल इसके घर चलेंगे और बुराह मेहरबानी आप इन लोगों के सामने अपनी दौलत का भर मत दिखाइएगा। सब लोग आपकी तरह खोखले नहीं होते जो पैसे के लालच में आ जाएं। और हाँ, वो कहते कहते रखा, मैं आपको वहाँ सिर्फ इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि शरीफ घरों की बेटियों के लिए सिर्फ एक लड़का रिश्ता मांगने चला जाए तो नाम नासिब लगता है। इन्हें किसी भी खुश फहमी में रखने की बजाय
रायान ने साफ गोई से कहा और सीढ़ियां फिलांगता अपने कमरे में चला गया, जबकि आयशा बेगम एक गहरी सोच में डूब गईं। आज मौसम काफी खुशगवार था। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान के बदलते रंग बादलों की ओट में छिपे हुए थे और रमशा कपड़े धोने में मसरूफ थी। आज वो यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस आ गई थी और खदीजा बेगम की तबीयत खराब होने की वजह से घर के काम निपटा रही थी। फायजा उसके साथ बैठी यूट्यूब पर कोई ड्रामा देख रही थी जब दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। कौन आ गया? आज तो अबू भी घर पर हैं। रमशा बड़बड़ाई। मैं देखती हूँ। फायजा फोन रखते उठी और दरवाज़ा खोल दिया, मगर सामने रायान और उसकी माँ आयशा बेगम को देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा। आए। दरवाजे से हटते फायजा ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। रायान की नज़र सहन में कपड़े धोती रमशा पर पड़ी, जो दोपटा कमर पर बांधे बालों का ढेला जोड़ा बनाए मशीन से कपड़े निकाल रही थी। तुम्हें शादी करने के लिए यही लड़की मिली थी? रमशा के हिलिये पर गौर करते आयशा बेगम ने रायान के कान में कहा, जिसने उनकी बात पर तवज्जो देने की भी जहमत न की। रमशा, देखो कौन आया है। फायजा ने उसे पुकारा तो उसने पलटकर रायान को देखा, फिर दोपटा खोलते गले में डाल लिया। आप क्यों आए हैं? मेरा मतलब है कि आप अबू से मेरी शिकायत करने तो नहीं आए। आयशा बेगम को यकस्सर नज़रअंदाज करते इसने फिक्रमंदी से पूछा तो रायान मुस्कुराया। नहीं भाई, आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपकी शिकायत करूं। अम्मी अबू कहाँ हैं आपके? रायान इसकी बेवकूफ़ियों से लुत्फ़ अंदोज़ होता। वो इन्हें ड्राइंग रूम में ले आई। आप लोग बैठें, मैं उम्मी को बुलाती हूँ। वो बाहर मुस्कुराकर कहते बाहर निकली और फायजा का बाजू ज़ोर से पकड़ा। यार, ये क्यों टपक पड़ा है? अम्मी के ज़ख्म देखकर क्या सोचेगा? और मेरी हालत देखो। इस दिन तो मैं इतना तैयार होकर शादी पे गई थी और आज मासी लग रही हूँ। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? यही सोचेगा ना कि सब मेकअप का कमाल था। रमशा ने फिक्रमंदी से एक के बाद एक परेशानी बयान की तो फायजा हंस पड़ी। तुम्हें अम्मी के जख्मों की फिक्र है या अपनी खूबसूरती की? फायजा ने शरारत से पूछा। दोनों की। और जाओ तुम चाय बनाओ, मैं अम्मी अबू को बुलाकर लाती हूँ। फायजा को हुक्म देते ही वो अम्मी को बुलाकर ड्राइंग रूम में ले आई। जावेद साहब भी उनके पीछे आए और रमशा को वहां से जाने का कहकर रायान से बातें करने लगे। ओए, तुम कान लगाकर क्या सुन रही हो? इतने में फायजा चाय की ट्रे लिए हाजिर हुई और रमशा को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा, तुम भी सुनो? इसे रोकते रमशा ने अपने कान दरवाजे से लगाए। हम आपकी बेटी रमशा का रिश्ता मांगने आए हैं। रायान उसे पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। अंदर से रायान की माँ की आवाज़ आई तो रमशा ने हैरत से चेहरा पर हाथ रखा। ये फजूल इंसान मेरा रिश्ता लेकर आया है। कितना बड़ा जाहिल है। रायान को हिस्से अलकाबात से नवाजते इसका दिल चाहा कि उसका गला ही दबा दे, जबकि फायजा हंसते हुए चाय लेकर अंदर चली गई। जितनी देर ड्राइंग रूम में बात चलती रही, इतनी देर रमशा अपने कमरे में बैठी गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही थी। फायजा को बातें सुनने की जिम्मेदारी सौंपकर वो खुद पीठ पर बैठी आग बिगुला हो रही थी, मगर फिर फायजा के साथ रायान को भी कमरे में आते देखकर उसे झटका लगा। अबू ने कहा है कि आप दोनों अकेले में बात कर लें ताकि शादी की तारीख फाइनल की जाए। मिजे से इसको बताते फायजा कमरे से भाग गई, जबकि रमशा को अपने सुतीले बाप पर जी भर के गुस्सा आया था। वो जानती थी कि जावेद साहब इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मगर वो किसी लड़के को उसके कमरे में भेज देंगे। इसकी उम्मीद रमशा को नहीं थी। ऐसे मत घोरो, मैं तुम्हारे अबू की इजाज़त से यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम बैठकर बात कर लें ताकि तुम्हें अपने फैसले पर बाद में पछतावा ना हो। रायान इसकी मुश्किल समझते दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर ही बैठ गया। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, रमशा ने एक जमला कहते अपनी नम आंखों को साफ किया। क्यों? क्या कमी है मुझ में? रायान को इनकार की वजह समझ न आई। कमी नहीं, आप में हर चीज़ की ज्यादती है। वो वाकई रो देने को थी। अच्छा, मसलन? रायान हिमातन गोश था। मसलन दौलत और खूबसूरती की, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई जोड़ बनता है, इसलिए आप मेरी जान छोड़ दें। मैं फिलहाल पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी माँ और बहन का सहारा बनना चाहती हूँ।
आपने मेरी माँ की हालत नहीं देखी। मैं उनकी उम्मीदों का आखिरी सहारा हूँ। रायान, मैं इतनी जल्दी शादी करके इस घर से नहीं जाना चाहती। अपनी असल मुश्किल बताते वह अपने आंसुओं पर काबू न पा सकी और बेड पर बैठते रो दी। तो हम मिलकर तुम्हारी माँ और बहन का सहारा बनेंगे। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है रमशा, और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए आंसू बहा के मुझे बेचैन मत करो। रायान ने नरमी से उसे समझाया तो वह हैरानी से इस शख्स को देखने लगी जो चंद दिनों में ही उसे अपना अपना लगने लगा था। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। इसने शादी से इनकार का दूसरा जवाब ढूंढा तो रायान मुस्कुराया। तो शादी के बाद पढ़ लेना, मैं खुद प्रोफेसर हूँ लड़की, तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोकूंगा। रायान ने उसकी मुश्किल आसान की तो वो धुंधलाई आंखों से इसे देखने लगी। मैं बहुत कामचोर और सुस्त हूँ। सगला मसला तैयार था। अब की बार रायान कहका लगाए बगैर न रह सका। मैं तुम्हारे हिस्से के काम भी कर दिया करूँगा, बस तुम्हारे जितना बोल नहीं सकता, बाकी काम तो मैं कर ही सकता हूँ। इसने चटकी बजाते रमशा के इस बहाने को भी जड़ से खेड़ा। मुझे सारी रात लाए डान करके पढ़ने की आदत है। रमशा ने अपनी नई परेशानी उसके सामने रखी। मैं रोशनी में भी सो सकता हूँ, डोंट वरी, वो मुस्कुराया, और मैं बहुत बदतमीज और मोटी हूँ। रमशा ने उसे खुद से बदगुमान करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुस्कुराता रहा। जानता हूँ, इन 3 दिनों में आपकी बदतमीजी के मज़ाहिरे देख चुका हूँ, रायान ने सहूलत से कहा तो रमशा के माथे पर बल पड़े। आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? जिस लड़की के घर आप रिश्ता लेकर आए हैं उसी को बदतमीज बोल रहे हैं। वो लड़ने मरने को तैयार थी। तौबा, झूठे, तुमने अभी खुद अपने आप को बदतमीज कहा। मैंने तो बस तुम्हारी बात पर मोहर लगाई है। रायान ने कानों को हाथ लगाए। ये लड़की वाकई बहुत लड़ाका थी। चुप हो जाएं, और अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। रमशा ने दिमाग चलाया। कैसी शर्त? आप मेरे माँ बाप की तलाक कराएंगे, और जैसे ही उनकी तलाक हुई हम दोनों की शादी हो जाएगी। इसने इस कदर आसानी से कहा था कि बाहर से गुजरते जावेद साहब के कदम जम गए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके पेरेंट्स की तलाक क्यों कराऊंगा? ये कैसी अहमकाना शर्त है? रायान कर्सी से खड़े होते हीरत से बोला। ये अहमकाना नहीं, अक्लमंदाना शर्त है। मेरा सुतीला बाप मेरी माँ पर इतना जुल्म करता है और आप उनकी तलाक तक नहीं करवा सकते। अम्मी तो लोगों की बातों की वजह से कभी खुद खुला नहीं लेंगी, और अबू को यहाँ फरी में रहाइश और नौकर मिले हुए हैं तो वो भी खुद से तलाक कभी नहीं देंगे। लेकिन आप तो बड़े आदमी हैं, किसी तरह इन दोनों की तलाक करवा दें ताकि उम्मी की जिंदगी में भी सुकून आ जाए, वरना फिर मैं भी आपसे शादी नहीं करूंगी। अपनी शर्त बताते उसने सारी सूरत हाल रायान के सामने रखी, मगर उसके जवाब देने से पहले ही जावेद साहब गुस्से से खोलते कमरे में दाखिल हुए। क्या बकवास कर रही हो? मैं कब तुम्हारी माँ पर जुल्म करता हूँ? हाँ बोलो। इसे चौटी से पकड़ते जावेद साहब ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा तो रायान साकित रह गया। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि रमशा के अबू अपनी औलाद पर हाथ उठाते होंगे। ये बकवास नहीं, सच है। आप न सिर्फ उम्मी पर जुल्म करते हैं बल्कि मुझे भी मारते हैं। आंसुओं का गोला गले में अटका तो रमशा ने भी मुश्किल बात की। तुम्हारे जैसी नाफरमान और बदकिरदार औलाद की तरबियत के लिए हाथ उठाना ही पड़ता है। एक और थप्पड़ इसके दूसरे गाल पर मारते जावेद साहब जोर से चलाए तो सब शोर सुनकर कमरे में आ गए। बस कर दें इंकल, अब मजीद हाथ मत उठाइएगा, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। रमशा के सामने आते रायान ने जावेद साहब की गिरफ्त से रमशा के बाल छुड़ाए तो वो इसके लंबे कद के पीछे छिपी हैरत से इसे देखे गई, जो बगैर किसी ताल्लुक के इसकी ढाल बन गया था। मेरा जब दिल चाहेगा मैं इस पर हाथ उठाऊंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जावेद साहब ने उसका गरीबान पकड़ा तो रायान ने एक झटके से अपना गरीबान इनसे छुड़ा लिया। मैं इसका होने वाला शौहर हूँ, और अब अगर आपने इससे या बाकी घर वालों से कोई बदतमीजी भी की तो मैं पुलिस को यहाँ बुला लूंगा। रमशा को अपने पीछे छिपाए वो भी गुस्से से चीखा, जबकि फायजा इम्मी को संभालने की कोशिश कर रही थी। कौन सा शौहर? निकलो यहाँ से, और पुलिस की धमकी मत देना। ये मेरा खानदान है,
मैं उनके साथ जो मर्जी करूं, तुम्हें या पुलिस को उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। जावेद साहब ने दोबारा इसका गरिबान पकड़ने की कोशिश की तो रायान उन्हें धिक्का देते। रमशा का हाथ मजबूती से थाम गया। शादी करोगी मुझ से? जावेद साहब को जवाब देने की बजाय वो रमशा से पूछ रहा था। वो रोते हुए कभी उसको देखती, कभी अपने जालिम बाप को। बोलो रमशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रायान ने उसके ठंडे पड़ते हाथ पर दबाव डालते पूछा तो उसने आहिस्तगी से सिर इस बात में हिला दिया। इसके इकरार पर रायान के चेहरे पर फाथाना मुस्कुराहट छा गई। फाइजा, तुम मिंटी को लेकर कमरे में जाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मूम, आप भी बाहर बैठें। इन सब की फिक्रमंद सूरतें देखकर रायान ने इन्हें मंजर से हटाया और खुद मुस्कुराते हुए अपने एक एसएच और दोस्त का नंबर मुलाया। रखिए, आप कहाँ भाग रहे हैं? सब्र करें, अभी तो आपकी खूब खातिर मदारत करनी है सिसर जी। मामले की संगीनी समझते जावेद साहब ने अल्टे कदम भागना चाहा तो रायान ने फौरन दरवाज़ा बंद करते उन्हें रोका। हाँ रमशा, मुझे बताओ कि उन्होंने आज तक तुम पर कितनी मर्तबा हाथ उठाया है? वो मुसलसल रो रही थी जब रायान ने पूछा तो इसने जावेद साहब को देखा जो उसे नफरत से देख रहे थे। हर दूसरे दिन ये मुझ पर हाथ उठाते हैं। आखिरी बार इस दिन हाथ उठाया जब हम शादी से वापस आए थे। कुछ छिपाने की बजाय उसने सच्चाई बयान की। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को जिंदा दरगोर कर देना चाहिए। अपने आशिक को घर बुलाकर बाप की बेइज्जती करवा रही हो और इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि मैंने तुम तीनों को इस वक्त सहारा दिया था जब तुम लोगों के पास कोई मर्द नहीं था। जावेद साहब ने उसे जज्बाती करना चाहा तो रायान ने गुस्से से उन्हें धक्का दिया। आइंदा रमशा को बदकिरदार कहा तो मेरे हाथों आप जिंदा नहीं बचेंगे। और तुम ये सारी बातें पुलिस को बताना ताकि इस शख्स को डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में लंबी सजा मिले, इसने कहा और रमशा को साथ लिए कमरे से निकलकर बाहर से कंडी चढ़ा दी। रोना तो बंद करो यार, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। वो उसकी सिसकियों पर बेचैन हो रहा था। आपकी मोम हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम कैसे लोग हैं? इसने रूहानसी आवाज में कहा तो रायान के चेहरे पर तलखी छा गई। वो कुछ नहीं सोचेंगी क्योंकि वो खुद बहुत पहले मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी हैं। हमारी कहानियां मिलती जलती हैं, बस फर्क कितना है कि मेरा सुतेला बाप मुझ पर जुल्म नहीं करता। वो उसे हैरान करते खिलखिलाकर हंस दिया। क्या मतलब? आप भी यतीम हैं? रमशा को शदीद हैरत हुई थी। यतीम तो बच्चे होते हैं और मैं बच्चा थोड़ी हूँ। 27 साल का अच्छा खासा जवान आदमी हूँ। माहौल की सौगवारियत को कम करने के लिए रायान ने हंसकर कहा, आप 27 साल के हैं। आप मुझसे इतने बड़े हैं? आप तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। और अगर मैं बीवा हो गई तो? इसे नई फिक्र सताई तो रायान ने चेहरा पर हाथ रखा। शर्म नहीं आती? अभी शादी हुई नहीं और तुम बीवा होने की प्लानिंग कर रही हो? हाँ तो अगर आप मर गए तो मैं बीवा हो जाऊंगी। आप मुझसे पूरे 9 साल बड़े हैं। आंसुओं की चमक अब उसकी आंखों से जायल हो चुकी थी। रायान मुस्कुराया। हो सकता है तुम पहले मर जाओ और मैं बीवा हो जाऊं? उसने पूछा तो वो बेइख्तियार हंसी। लड़के बीवा नहीं होते, पागल इंसान। वो कहकर वहां से भाग गई जबकि रायान कितनी ही देर वहां खड़ा मुस्कुराता रहा। सरोज पुलिस जावेद साहब को गिरफ्तार करके ले गई थी और खदीजा बेगम की तबीयत खराबी के पेश नज़र रायान ने अगले हफ्ते शादी की तारीख रखी ताकि तैयारी भी हो जाए और रमशा की अम्मी की तबीयत भी संभल जाए। पूरा हफ्ता रमशा ने यूनिवर्सिटी से छुट्टियां की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अम्मी के साथ गुजार सके। वह उसे हर चीज़ का कसूरवार ठहराती थी मगर वह खामोशी से सुनती रहती। वो जानती थी कि जुल्म की डोर जितनी जल्दी काट दी जाए इतना ही बेहतर होता है। और रही बात मर्द के सहारे की तो औरत अगर हिम्मत दिखाए तो मर्द के बगैर भी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकती है। हफ्ता गुजरा और उसकी शादी का दिन भी आ गया। रमशा सरख रंग की लांग फ्राक में मलबूस, चेहरे पर मेकअप सजाए, बाल खोलकर कमर पर डाले, दोपटा सर पर ठिकाए, खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे वे भाई, तुम तो बहुत हुसैन लग रही हो। लगता है कि रायान भाई को बेहोश करने का इरादा है। फायजा ने कमरे में आते उसकी तारीफ की तो उसने फायजा की कमर में घूंसा मारा। चुप करो, ये दोपटा सेट नहीं हो रहा, देखो इसे। दोपटा बार बार सिर से फिसल रहा था। तभी उसने फायजा से कहा तो वो उसकी मदद करने लगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी।
तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सोना हो जाएगा। फायजा ने उसकी तैयारी मुकम्मल करवाते उदास से कहा तो रमशा ने उसे गले से लगा लिया। अम्मी का ख्याल रखना, और हम कुछ दिन बाद तुम दोनों को भी यहाँ से ले जाएंगे। मैंने रायान से कहा था कि उम्मी और तुम भी मेरे साथ रहोगी, और वो मान गए। इसलिए बस चंद दिन तुम्हें मेरे बगैर गुजारने पड़ेंगे। इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे रमशा ने मोहब्बत से कहा तो वो सिर हिला गई। काश रायान भाई घर दामाद बन जाते। तुम्हारे शौहर को घर दामाद बना लेंगे। ठीक है। मेहमान घर में जमा हो चुके थे। खदीजा बेगम ने उनका इंतजाम ड्राइंग रूम में किया, क्योंकि निकाह सादगी से तय पाया था। दिन गुजरकर शाम हो गई, मगर रायान का कुछ अता पता नहीं था। रमशा ने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, मगर हर बार नंबर बंद मिलता। ये रायान भाई कहाँ रह गए हैं? मुझे उनसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, फायजा ने परेशानी से कहा, जबकि रमशा अपने दिल को रायान की वफा पर यकीन दिलाते गुमसम सी बैठी थी। कहीं वो तुम्हें धोखा देकर भाग तो नहीं गए? लेकिन वो ऐसे लगते तो नहीं हैं। फायजा ने उसकी नम आंखों को देखते अपना खदशा जाहिर किया। ऐसा मत बोलो, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। उम्मी कहाँ हैं? उन्हें बोलो कि वह रायान की मोम को कॉल करके पता करें, रमशा ने कहा। तो फायजा इसके पास बैठी। वो पहले ही आंटी को फोन कर चुकी हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। तुम रो मत, मैं दोबारा इन्हें फोन करती हूँ। अभी फायजा का फोन हाथ में था कि कोई शख्स कहकाए लगाता कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने सिर उठाकर उसे देखा। वो जावेद साहब थे, जो उनकी हालत पर हंस रहे थे। खदीजा बेगम सहमी सी उनके पीछे खड़ी थीं। क्या लगा था इस रायान को कि मैं हमेशा लाकअप में बंद रहूंगा और मेरी नाक के नीचे तुमसे शादी कर लेगा? बहुत बेवकूफ आदमी था वो, जावेद साहब ने कहा, जबकि रमशा आदमी था कि अल्फाज पर तड़प उठी। क्या मतलब? रायान कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे बताएं। इनके सामने आते रमशा ने इल्तजा की। मैं बताऊं? मैं तो तुम पर बहुत जुल्म करता हूं ना। तुम्हें मारता पैटता हूं, और आखिरी बार मैंने तुम्हें इसी रात मारा था जब तुम शादी से लौटी थीं। इसी का जुमला दोहराते जावेद साहब ने इसे मजीद परेशान किया। आंसू मोतियों की तरह इसके गालों पर बिखरते उसका मेकअप खराब कर रहे थे। खुदा के लिए अबू, मुझे बताएं कि रायान कहाँ है? इनका फोन क्यों बंद जा रहा है? प्लीज मुझे बता दें। मैं आइंदा आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, और आपकी मार पैट भी चुपचाप सह लूंगी। दिल के हाथों मजबूर होते उसने जावेद साहब के सामने हाथ जोड़े। वो तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वह हीरो तो जिंदगी और मौत के दरमियान लटका हुआ है, और उम्मीद यही है कि अगले 4-5 घंटों में इसकी मौत वाकई हो जाएगी। फिर तुम्हें सारी जिंदगी मेरी मार ही खानी है। जावेद साहब ने उसके कानों में सीसा पिघलाया तो वो पत्थर की मूर्त बनी उन्हें देखती रही। आपने क्या क्या है मेरे रायान के साथ? बोलें, क्या क्या है आपने? इसकी आवाज़ कपकपा रही थी। कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं अपने दोस्त की सिफारिश से थाने से रहा हुआ, और फिर मैंने एक टैक्सी उधार लेकर तुम्हारे हीरो का एक्सीडेंट कर दिया। वो यहाँ आ रहा था, मगर मैंने उसे अस्पताल पहुँचा दिया, और बहुत जल्द वो कब्रिस्तान पहुँच जाएगा। सफाकी से कहते उन्होंने बेहसी की हदें पार की तो रमशा के कदम डगमगा गए। वो गिरने के करीब थी, मगर फायजा ने उसे थाम लिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, वो जार विकितार रोते बेखुदी की कैफियत में कह रही थी। ये सब क्या कर दिया आपने? आप तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। रमशा को थामे फायजा नफरत से बोली। कौन से अस्पताल में है वो? रमशा ने हिम्मत करते पूछा। सट्टी अस्पताल, जल्दी से जाओ, कहीं वो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही इस फानी दुनिया से रुखसत न हो जाए। जावेद साहब ने इसे मजीद इज्जत दी तो वो अपना फिराक संभालते दीवाना वार बाहर की तरफ भागी, जबकि उसके घर के दर व दीवार ने एक औरत को मोहब्बत में तड़पते हुए देखा। वो भागती हुई अस्पताल आई, और रिसेप्शन से इसे पता चला कि रायान का ऑपरेशन चल रहा है। वो भागती हुई ऑपरेशन थिएटर तक आई, जहां रायान की माँ आयशा बेगम सिर पकड़े बैठी थी। आंटी! वो उनको पुकारते बेअख्तियार उनके गले लगी और फूट फूट कर रो दी। रायान को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें हमारे लिए ठीक होना पड़ेगा। रमशा ने उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी, मगर आयशा बेगम कुछ कहे बना रोती रहीं। इन्हें अपनी जिंदगी की सारी गलतियां याद आने लगी थीं, और रायान की तकलीफ पर आज इन्हें समझ आई कि वो कितनी बड़ी माँ थीं। मैं आती हूँ।
रमशा को कुछ समझ ना आया तो वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी और विजू करते खाली कोने में नमाज पढ़ने लगी। वो मगरिब का वक्त था जब वो अल्लाह ताली के हुजूर सजदा रेज हुए रायान की साहत याबी की दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ। मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ती, कुरान भी रोज़ नहीं पढ़ पाती और बंदों के हुकूक में भी कोताही करती हूँ। मगर मेरे मालिक, मैं तुझ पर एतमाद करती हूँ। मुझे यकीन है कि तो रायान को बचा लेगा। इनका क्या कसूर है अल्लाह जी? वो तो हमारी मदद करना चाहते थे। असल कसूरवार तो अबू है ना, फिर उनको सज़ा क्यों न मिली? कई सवालात थे जो आज इसे अपने रब से करने थे। कई आंसू थे जो आज इसे अपने अल्लाह के सामने बहाने थे। अल्लाह जी, मैं जानती हूँ कि तू जालिम की रस्सी दराज करके हमारा इम्तिहान लेता है, मगर मैं थक गई हूँ। बचपन से अबू की मार खाती आई हूँ, मगर आज तो उन्होंने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीनने की कोशिश की है। आज इन्होंने मुझसे रायान को छीनने की कोशिश की है। प्लीज़ तो उन्हें मार दे और रायान को बचा ले। मैं रायान के बगैर नहीं रह सकूंगी। अपनी मोहब्बत को खुदा के सामने रखते वो सजदे में फूट फूट कर रो दी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसने सजदे से सिर उठाया और मड़ के देखा जहां रायान की मोम आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। रायान का ऑपरेशन कामयाब हो गया। कुछ देर तक इसे होश आ जाएगा। वो तो शक्र के आंसू थे। रमशा ने एक बार फिर सजदा शक्र के लिए अपना माथा जमीन पर टिका दिया। वक्त सौइयों की कैद में बहुत आहिस्तगी से गुजर रहा था। रमशा बेकरारी से बेंच पर रायान की मोम के साथ बैठी थी। फायजा और खदीजा बेगम भी अस्पताल पहुंच चुकी थी और बार बार रमशा को खाने का कहती, मगर इसके हल्क से एक नवाला भी नहीं उतरा। कुछ देर मजीद गुजरी तो डॉक्टर ने इन्हें रायान के होश में आने की इत्तला देते एक शख्स को इनसे मिलने की इजाज़त दी। रमशा ने मिन्नत तलब नज़रों से रायान की मोम को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इसे थपकी दी। वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। थम जाओ, इस दुनिया में तुम वाहिद इंसान हो जिससे वे मोहब्बत करता है। उनके लहजे में पछतावा और दुख था। रमशा भी साख्ता उठी और कमरे में चली गई जहां रायान पट्टियों में जकड़ा हुआ था। रमशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है? इनके करीब आते रमशा ने तकलीफ से कहा तो रायान ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोलें। रमशा, इसे शादी के जोड़े में देखकर रायान सिर्फ इसका नाम ही ले सका। आई एम सॉरी, ये सब अबू ने किया है। मुझे माफ कर दे रायान, मेरी वजह से आप इतनी तकलीफ में हैं। वो मुजरिमों की तरह इसके सामने खड़ी मुआफ़ी मांगने लगी। आपके अबू? रायान ने लड़खड़ाते लहजे में पूछा तो वो शर्मिंदगी से सिर झुका गई। वो थाने से छोड़ गए हैं और उन्होंने ही आपका एक्सीडेंट किया ताकि आप मर जाएं। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपके बगैर नहीं रह सकती रायान। उसकी आंखों से गर्म सयाल बह रहा था और वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। रायान ने अपने हाथ को हरकत देते उसे थामने की कोशिश की तो रमशा ने उसके हाथ में अपना हाथ दिया। मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, सच कह रही हूँ रायान। आपके हादसे से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं आपसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपको खोने के डर ने मुझसे यह इकरार करवा लिया कि मैं सिरता पैर आपकी मोहब्बत में डूबी हुई हूँ। धंधलाती बिनाई से इसे देखते रमशा ने अपने जज्बात का इजहार किया तो रायान दर्द के बावजूद मुस्कुराया। आई लो योठो। वो ज़्यादा नहीं बोल सकता था। तभी चार अल्फाज कहते उसने रमशा के हाथ पर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। रायान। उसके करीब बैठते रमशा ने उसे पुकारा। हम। वो उसे सुनना चाहता था। आप ठीक हो जाएंगे ना? वो बच्चों की तरह पूछ रही थी। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत के इकरार पर ही ठीक हो गया हूँ। निकाह खवां साथ लाई हो। रायान ने उसे परेशानी से बचाने के लिए हिम्मत दिखाई। नहीं। क्यों? निकाह करना है अभी? जाओ, मुंह से कहो कि निकाह खवां को बुलाओ। एक बार तुम मेरी बीवी बन जाओ, फिर देखना मैं तुम सबको यहाँ से कितनी दौड़ ले जाता हूँ। इसने अपने जहन में मंसूबाबंदी करते कहा तो रमशा मुस्कुरा दी और फिर अस्पताल के इस कमरे में रायान और रमशा का निकाह पढ़वाया गया। वो दोनों तकलीफ की इंतहा पर पहुंचकर एक दूसरे के नसीब में लिखे गए थे। निकाह के बाद मोम ने रायान से माफ़ी मांगी तो उसने इन्हें मुआफ़ करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। मेरी बहन का बहुत ख्याल रखिएगा रायान भाई, ये बहुत अनमोल है। फायजा ने कहा। सिर्फ इसका नहीं, मैं आप सबका ख्याल रखूंगा। मैं जैसे ही सेहत याब होता हूँ हम सब के नीड़ा चले जाएंगे।
मैं अपने दोस्त से कहकर आप सबका वीज़ा लगवा लूंगा। बस आपने ये चंद दिन मेरे घर पर गुजारने हैं। वहाँ गार्ड्स हैं तो आप महफूज रहेंगे। रायान ने उन्हें फैसला सुनाते हैरान किया। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी। रमशा को फिक्र हुई। कनाडा में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेरा मानना यह है कि जब कोई जुल्म की अंधा करे तो वहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए। जानबूझकर खुद को अजियत देने से बेहतर है कि इंसान अपनी जगह बदल ले। रायान ने उसे समझाया तो उसके साथ बाकी सबने भी उसके फैसले का एहतराम किया और ये सब इसी रात रायान के घर शिफ्ट हो गए। आज बहुत हुसीन सुबह तुलुआ हुई थी। वो दोनों अपने कमरे के टेरेस पर खड़े सड़क पर बिखरी बर्फ को देख रहे थे। इन्हें कनाडा आए एक हफ्ता हो चुका था और मुसलसल मसरूफियत के बाद आज इन्हें साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था। रायान काफ़ी पैते कभी बाहर के मनाजिर देखता तो कभी रमशा के रोशन चेहरे पर नजरें गाड़ता। ऐसे मत देखें मुझे, नजर लग जाएगी। जब वो ज्यादा देर रायान की प्रतिपेश निगाहों का ताब न ला सकी तो शर्मा कर बोली, जिसके जवाब में रायान धीमा सा मुस्कुराया। मेरी नजर लगेगी? हाँ, मोहब्बत करने वालों की भी नजर लग जाती है, आपको नहीं पता? उसने काफी का कप रायान से लेते मेज पर रखा तो वो नफी में सिर हिलाते कमरे में आ गया। आप तो बहुत नालायक हैं। वो भी उसके पीछे आई थी। तुम्हें देखकर मेरी अक्ल काम करना बंद कर देती है। वो झुककर साइड टेबल की दराज से कुछ ढूंढ रहा था। अपनी कम अक्ली का इल्जाम मुझ पर मत लगाएं। वो चेहरा बसूरते सूफे पर बैठी तो रायान ने दराज से एक डब्बा निकाला और घटनों के बल इसके सामने बैठा। सारे कसूर तुम्हारे ही हैं रमशा, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। इसका हाथ नरमी से पकड़ते वो सिहर ज़द से लहजे में बोला, जबकि रमशा हैरत से इसके बदलते रंग देख रही थी। पता है रमशा, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत नामकमल थी। मैं भी ज़ाहिर एक मुकम्मल इंसान नजर आने के बावजूद अंदर से अधूरा था और तुमने मेरे इस अधूरेपन को समेटकर मुझे मुकम्मल कर दिया। डिब्बे से अंगूठी निकालकर इसकी अंगुली में पहनाते वो मोहब्बत से कह रहा था और रमशा खुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर कर रही थी। मैं भी हकीकी खुशी से नाआशना थी और आपने मुझे बताया कि हकीकी खुशी क्या होती है। इधर पास बैठे ना, नीचे क्यों बैठ गए हैं? रमशा ने भी उसे उसकी अहमियत बताते ऊपर बैठने का कहा, मगर वो यूं ही उसके हाथ थामे किसी माजिज़े की तरह उसे देखता रहा। इसकी आंखों में नमी थी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि शायद हम मिलने से पहले ही जुदा हो गए हैं। बहुत अजियत में था, लेकिन फिर जब होश में आते ही तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी बख्शी है और मैं ये दूसरी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने के लिए वक्फ करता हूँ। वो सही कहता था कि रमशा ने इस पर जादू कर दिया है। रायान, वो इसका नाम पुकारते सूफे से उठी और इसके साथ नीचे बैठते इसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। मोहब्बत में आजमाइश ना हो तो हर दूसरा शख्स मोहब्बत के दावे करने लगे। इस जज्बे में इम्तहान इसलिए होता है कि हम अपने दिल को परख सकें कि क्या वाकई हमें मोहब्बत है या सिर्फ वक्ती पसंद। और आपके एक्सीडेंट ने हम दोनों की मोहब्बत को आजमाया है, इसलिए इस हादसे को भूल जाएं, क्योंकि हमें अब मौत के अलावा कोई जदा नहीं कर सकता। इसने भी नम आवाज में कहते रायान के आंसू पूछे तो रायान ने उसे अपने सीने में भींच लिया और फिर वो इस सुबह जी भरकर रोए थे। कनाडा की सड़कों पर फैली बर्फ भी उनकी मोहब्बत देखकर हैरान थी और आसमान पर छाए बादल भी उनके आंसुओं की तरह बह जाना चाहते थे।